हाँ भाई लाओ, आ जाओ छोराओ फटाफट। क्या हाल है सभी के। सुनिए भाई, तो जैसा कि आपको पता ही है कि अपना चैप्टर नंबर ओहो ओहो तभी तो बोलूँ चैप्टर नंबर 8, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 रनिंग में भाई, चैप्टर 18 तो 11th क्लास में रनिंग में है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो आपका चैप्टर नंबर जो 8 है वो अपना रनिंग में चल रहा है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, है ना। और आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट एंड नॉलेजेबल टॉपिक है आपका। और उस टॉपिक का नाम है इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा, ठीक है भाई, इम्यूनिटी। तो आज हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे भाई, प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे और फुल डिटेल से इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, प्रतिरक्षा को। तो सबसे पहले तो बात ये आती है कि आखिर ये इम्यूनिटी क्या चीज़ है, ये प्रतिरक्षा क्या है, ठीक है। तो इम्यूनिटी की एक डेफिनेशन होती है, एक परिभाषा होती है, और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ। हालांकि बहुत ज़्यादा परिभाषा हैं, लेकिन मैंने आपके नोट्स में जितने भी शब्द हैं, जितनी भी परिभाषा हैं, वो लगभग एनसीईआरटी बुक से ही मेंशन की हैं, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की किसी एग्जामिनर को कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलिए सुनिए, तो प्रतिरक्षा क्या होती है, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी वो होती है कि यदि किसी परपोषी को, अच्छा परपोषी हम हैं, परपोषी जैसे हम मानव हैं, परपोषी हम क्यों बोलते हैं, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक जो भी हमें बीमार करता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तब जाके बीमार करता है। तो हम कौन है उनके, हम होस्ट हैं, मतलब हम परपोषी हैं, ठीक है। तो प्रतिरक्षा की एक डेफिनेशन दी एनसीईआरटी ने कि परपोषी जीवों के अंदर या परपोषी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्राप्त एक ऐसी शक्ति, प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्राप्त एक ऐसी रक्षा, एक ऐसी रक्षा जो उसे रोग जनकों से बचाने का कार्य करे, हम उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। बहुत सिंपल है, देखो मैं परपोषी हूँ, ठीक है, परपोषी हूँ, तो मेरे प्रतिरक्षा तंत्र ने मुझे एक रक्षा प्रदान की, और वो ऐसी रक्षा प्रदान की जो मुझे किससे बचाती है, संक्रमण से या रोग जनकों से बचाती है। तो मैं उसी रक्षा को क्या कहता हूँ, इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा कहता हूँ, ठीक है। तो ये तो थी डेफिनेशन प्रतिरक्षा की, ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी कि परपोषी के शरीर के अंदर रोग जनकों से या रोग जनकों के खिलाफ जो रक्षा, मतलब ऐसी रक्षा जो प्रतिरक्षा तंत्र से हमें प्राप्त होगी, और उस रक्षा का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, रोग जनकों के प्रवेश को रोकने के लिए या रोग जनकों को खत्म करने के लिए। तो हम उसी को क्या बोलते हैं भाई, प्रतिरक्षा, यानी कि इम्यूनिटी बोलते हैं। ये तो ही डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षा के प्रकार की। तो प्रकार इसके इम्पोर्टेंट हैं। जो प्रतिरक्षा होती है ना, वो आपके शरीर में 2 प्रकार की होती है, या 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, ठीक है भाई। एक तो होती है सहज प्रतिरक्षा, सहज, और दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। एक एक को मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रतिरक्षा तो है सहज, या आप उसको जन्मजात प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, जन्मजात प्रतिरक्षा, और एक प्रतिरक्षा होती है उपार्जित, है ना। 2 प्रकार की प्रतिरक्षा होती हैं, एक तो होती है सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा, और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप तो बस समझते हुए चलिए कि सहज और जन्मजात प्रतिरक्षा, और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। अच्छा, दोनों में यहीं पे मैं आपको अंतर बता दूं तो सुनिए, सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा तो वो होती है जो आपको जन्म से ही प्राप्त है, समझ गए। जब आपका जन्म हुआ था ना, तो जन्म से ही ऑलरेडी आपकी बॉडी में जो प्रतिरक्षा होगी ना, आप उसको सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, उपार्जित, जैसा कि नाम से पता चल रहा है,
अर्जित मतलब ग्रहण की जाने वाली, ठीक है, समझ रहे हैं। जन्मजात का क्या मतलब हो जाएगा, ऐसी प्रतिरक्षा जो हमें कहाँ से मिल रही होगी, जन्म से ही मिल रही होगी, एट बर्थ। एंड जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसका क्या मतलब हो जाएगा, मतलब ऐसी प्रतिरक्षा जिसे हम वातावरण से या कुछ विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से जन्म के बाद ग्रहण करें, हम उन्हीं प्रतिरक्षा को क्या बोलेंगे, उपार्जित प्रतिरक्षा बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें अंतर आपको समझ में आ गया कि ये प्रतिरक्षा दो प्रकार की कैसे हैं। एक तो वो प्रतिरक्षा होती है जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है, और एक वो प्रतिरक्षा होती है जिसे हम जन्म के बाद ग्रहण करते हैं अपनी बॉडी में। तो टोटल ये दो प्रकार की प्रतिरक्षा है, एक सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। बोलिए इन दोनों में अंतर आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्या है सहज, है ना, और इसको हम, अरे तू क्यों कहाँ हो गया, है ना, इसका एक नाम और होता है, इसको आप नॉन स्पेसिफिक या अविशिष्ट प्रतिरक्षा और बोलते हैं, अविशिष्ट, जबकि इस उपार्जित को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरक्षा। इसके पीछे भी कारण सुन लीजिए। जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है ना, किसी स्पेशल रोग जनक के खिलाफ कार्य नहीं करती, ये सभी के लिए कॉमन रूप से काम करती है। कॉमन रूप से मतलब समझ रहे, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, चाहे हेलमिंथीज हो, और चाहे प्रोटोजोआ हो, उन सब को रोकने का कार्य करती है हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि अविशिष्ट है। अरे आप स्पेशल किसको बोलते हैं, बोलिए, विशिष्ट किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक, मतलब जिसका एक ही स्पेशल काम हो उसको बोलते हैं ना विशिष्ट, बोलते हैं ना। लेकिन आपकी जो जन्मजात प्रतिरक्षा है ना, वो तो ऐसी प्रतिरक्षा है जो सभी के खिलाफ कार्य करती है, सभी प्रकार के रोगजनक के खिलाफ काम करती है। तो आप इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी यानी कि अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। जबकि जो आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ना, वो यूनिक होती है, विशिष्ट होती है। कैसे, केवल एक समय में एक ही प्रकार के रोगजनक के खिलाफ काम करेगी, यानी कि या तो कोई स्पेशल बैक्टीरिया के खिलाफ करेगी या कोई स्पेशल वायरस के खिलाफ करेगी। तो उसको आप क्या बोल देंगे कि ये प्रतिरक्षा तो भाई विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। क्यों, क्योंकि ये एक समय में केवल एक ही रोगजनक के खिलाफ कार्य करती है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, बोलिए। एक एक पॉइंट को मैं यार बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब तो आपको समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इम्यूनिटी क्या है। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इम्यूनिटी ना, तो आपका एक छोटा सा आंसर होना चाहिए कि सर किसी भी परपोषी को या किसी भी व्यक्ति को प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा प्रदत्त एक ऐसी रक्षा, एक ऐसी पावर या ऐसी क्षमता जो रोग जनकों के खिलाफ कार्य करे या उसके शरीर को रोग जनकों से बचाए, आप उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। और ये इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, बोलिए, दो प्रकार की होती है। एक होती है सहज, जिसको आप जन्मजात, अच्छा जन्मजात क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि ये जन्म से ही प्राप्त होती है। इसको नॉन स्पेसिफिक या अविशिष्ट भी बोलते हैं। क्यों बोला जाता है, बोलिए, क्योंकि ये सभी के खिलाफ अपना कार्य करती है एक साथ। कोई भी रोगजनक हो सबके खिलाफ अपना कार्य करेगी, है ना। नेक्स्ट हम कंपैरिजन में बात करें उपार्जित प्रतिरक्षा की, तो उपार्जित ऐसी इम्यूनिटी है जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के बाद प्राप्त होती है ना। कब प्राप्त होती है, जन्म के बाद प्राप्त होती है। और ये कैसी है, बोलिए, विशिष्ट है। कैसी है, विशिष्ट, स्पेसिफिक, मतलब किसी एक के खिलाफ ही कार्य करती है। समझ गए। तो ये थोड़ी सी बात आपको मालूम हुई। चलिए अब हम फुल डिटेल में बात करते हैं अपनी सबसे पहले सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में, ठीक है। सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन चल रहा होगा, साहब हमने तो कभी सुना ही नहीं कि हमको जन्म से क्या मिला है, मतलब हमको जन्म से ऐसी कौन सी चीज़ें मिली हुई हैं जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र में या हमें रोगों से बचाने का कार्य करती है। क्वेश्चन उठ रहा है ना आपके दिमाग में, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं इसीलिए हूँ यहाँ पे, आपके क्वेश्चन का जो समाधान है मुझे ही तो करना है, ठीक है। सुनिए भाई,
आज आपको पता चलेगा कि आप जन्म से क्या लेके आए थे, ठीक है। हाँ, आपने एक उसमें पढ़ा था, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, ऐसा शायद गीता सार का है ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लेके क्या आए थे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं भाई सबसे पहले सहज या जन्मजात प्रतिरक्षा की। तो यदि आपसे कोई इनके नाम के बारे में पूछे तो आप उसका ऑथेंटिक रीजन उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, है ना, कि वाई वी कॉल्ड दिस इननेट इम्यूनिटी, इसको नॉन स्पेसिफिक क्यों कहा जाता है, जन्मजात क्यों कहा जाता है ना। सहज तो सरल होता है, इननेट होता है, ठीक है। चलिए इंग्लिश नाम इननेट इम्यूनिटी है इसका ना, इननेट। चलिए भाई बात करते हैं। तो डेफिनेशन तो आपको समझ में आई गई ना, है ना, डेफिनेशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात ये आती है कि आखिर ये जन्मजात प्रतिरक्षा हमारी कैसे मदद करती है रोग जनकों से, ठीक है, और हमको क्या जन्म से प्रतिरक्षा मिली है वही देखना है। तो सुनिए भाई, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है ना, वो 4 प्रकार के अवरोधक बनाकर, या उसमें 4 प्रकार के अवरोधक होते हैं जो हमारी रोग जनकों से क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अब देखना यह है कि ये 4 प्रकार के अवरोधक कौन है। अवरोधक जानते हैं आप, जो किसी को रोकने का कार्य करें। तो हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा हमें रोगों से बचाने के लिए कितने प्रकार के अवरोधक खड़ा करती है, 4 प्रकार के अवरोधक। और यही आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जन्मजात प्रतिरक्षा के अवरोधकों के बारे में एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से अवरोधक हैं। सबसे पहला है शारीरिक अवरोध। कौन सा है, शारीरिक अवरोध। सेकंड है कार्यकीय अवरोध, और थर्ड होता है कोशिकीय अवरोध, और नंबर 4 है साइटोकाइन रोध, ठीक है भाई। अवरोध रोध कुछ भी बोल देना ना। तो जन्मजात जो प्रतिरक्षा है ना, हमें ये समझना है कि आखिर यार ये जन्मजात प्रतिरक्षा हमारी कैसे मदद करती है, ठीक है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा हमारी बॉडी में 4 प्रकार के अवरोधक के रूप में पाई जाती है और हमारी सुरक्षा करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक अवरोध की, या इसको मैं फिजिकल बैरियर के नाम से भी जान सकता हूँ। अब कोई ज़्यादा इंग्लिश लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, नोट्स में लिखा हुआ है, आपको मैं बोल दूंगा। अब लिखना ज़रूरी थोड़ी है भाई, क्या लिखने से ही आपको समझ में आएगा ये फिजिकल है ये फिजियोलॉजिकल है, ठीक है। आप बोल भी तो रहा हूँ मैं। चलिए तो फिजिकल बैरियर के बारे में मैं बात करूं तो देखिए इसमें क्या होता है कि फिजिकल बैरियर में 2 चीज़ आती हैं इम्पोर्टेंट रूप से। एक आती है त्वचा और एक आती है म्यूकस झिल्ली। म्यूकस झिल्ली यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ दिख रहा है। मैंने क्या कहा कि आपके फिजिकल बैरियर में ना 2 आते हैं, एक तो त्वचा आती है और एक म्यूकस झिल्ली आती है। पहले तो आप मुझे ये बताओ, त्वचा आपको जन्म से मिली है कि नहीं मिली? मिली है ना जन्म से, ठीक है। तो ये त्वचा और म्यूकस झिल्ली है ना, हमारी रोगों से रक्षा करती है। कैसे? देखिए, ये आपकी सबसे बाहर कौन है? त्वचा। तो ये त्वचा जो होती है ना, ऐसी होती है जिसको कोई भी रोगाणु भेद नहीं पाएगा। कोई भी रोगाणु इस त्वचा के अंदर से प्रवेश नहीं कर सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कुछ भी हो, इसको भेद नहीं पाता। तो एक बात मुझे बताओ, आपकी जो त्वचा है वो आपको रोगों से बचाने का कार्य कर रही है नहीं कर रही? बताइए मुझे। कर रही है ना। और एक प्रकार से अवरोधक की तरह है ना, अवरोधक की तरह है ना। हाँ, यदि कट लग जाए आपकी त्वचा पर, कट लग जाता है ना, तब वो अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन जब तक कट नहीं लगेगा ना, तब तक आपकी त्वचा के माध्यम से कोई भी रोगाणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये शारीरिक अवरोध के रूप में काम करती है ना त्वचा, और हमें बचा रही है ना रोगों से। और हमको कहाँ से मिली है? जन्म से मिली है। अब आपका कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, म्यूकस झिल्ली। अब बाई चांस क्या होता है, देखो हमारा पूरा श्वसन तंत्र है, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है,
हमारे पूरे भीतर के जो अंग है ना, इनमें एक कोशिका होती है गॉबलेट कोशिका, और ये गॉबलेट कोशिका क्या करती है, श्लेष्मा का स्रावन करती है ना, श्लेष्मा का स्रावन। ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, श्वसन तंत्र है, जो भी है, कुछ भी मान लीजिए। बाई चांस यदि कोई बैक्टीरिया वायरस इसके अंदर प्रवेश भी कर जाता है ना, तो ये यहाँ पर श्लेष्मा का आवरण होता है, ऐसे श्लेष्मा का आवरण, तो इस श्लेष्मा के आवरण में वो चिपक जाता है, इसमें फंस जाता है श्लेष्मा के आवरण में, ठीक है। तो श्लेष्मा जो है, म्यूकस झिल्ली जो है, वो भी आपको जन्म से मिली है ना। तो ये भी तो रोगाणुओं को रोकने का कार्य कर रही है म्यूकस झिल्ली, ठीक है भाई। तो आपके शारीरिक अवरोध में दो आते हैं, एक तो आपकी त्वचा और एक म्यूकस झिल्ली। ये दोनों ही आपके लिए कौन सा अवरोध बना रहे हैं, शारीरिक अवरोध बना रहे हैं, और आपको रोगों से बचाने का कार्य करते हैं। तो आप नोट्स में पढ़ना, यही बात लिखी हुई है, क्लियर हो जाएगा आपका पॉइंट। अब बात करते हैं कार्य की अवरोध। कार्य की अवरोध का मतलब है कोई कार्य करके रोके उन्हें ना। तो कार्य की अवरोध में सुनिए, आपका जो आमाशय होता है ना, आमाशय, उसमें HCl होता है ना, HCl होता है। चलिए साहब, आपके जो आंसू होते हैं ना, आंसू, आंसू, आंसू कहाँ होते हैं, आँख में, और मुख में क्या होती है, लार। तो आंसू और जो लार है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इनमें एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। सुनिए, आमाशय में होता है HCl, ये तो अलग बात है, लेकिन आंसू में और लार में कौन सा एंजाइम है, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम है, ठीक है। कौन सा एंजाइम बोलिए, लाइसोजाइम एंजाइम। अब पता है क्या होता है कि ये कार्य की अवरोध कैसे काम करता है। एक बात मुझे बताओ, आपके अम्ल, आंसू और लार, ये आपको जन्म से ही मिले ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने जन्म के बाद ग्रहण किया हो इसने, है ना, जन्म से ही मिलते ना। अब ये भी हमारी सुरक्षा करते हैं, कैसे, देखिए, आपको पता ही है जो आमाशय में HCl होता है, वो बोलिए जीवाणुओं को नष्ट करता है कि नहीं करता, बताओ मुझे। तो जीवाणु को नष्ट कर रहा है, तो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र में मदद नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है क्या, बोलिए, कर तो रहा है, रोगजनकों से बचा तो रहा है आपको, है ना। और आंसू और जो लार होती है ना, लार, बाई चांस मान लीजिए आपके भोजन के साथ ये जीवाणु वगैरह चले गए, ठीक है, तो आपकी जो लार होती है ना, लार में और आंसू में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम, और ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है, अर्थात उन्हें मार देता है, ठीक है। तो आंसू और लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम एंड आमाशय में उपस्थित HCl, ये हमारी बॉडी के अंदर गए जीवाणु या रोगाणु को मारने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो बोलिए, हमें ये रोग होने से बचा रहे कि नहीं बचा रहे, और ये हमें कहाँ से मिले, जन्म से मिले हैं। तो ये कौन से अवरोध में आएंगे, कार्य की अवरोध में, ठीक है। शारीरिक अवरोध में नहीं आएंगे, क्योंकि शारीरिक अवरोध का मतलब है जो शरीर का हिस्सा हो। अब ये तो कार्य करते हैं ना, ठीक है, फिजियोलॉजी इनकी। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोशिकीय अवरोध। अब ये कोशिकीय अवरोध क्या कहता है, मतलब एक ऐसा अवरोध जन्मजात प्रतिरक्षा का जो किसी कोशिका के माध्यम से संपन्न होता हो। कोशिका के माध्यम से, अरे यार कोशिकीय कह रहा है तो कोशिका के माध्यम से। तो आपको नहीं पता क्या, मैं कितनी बार आपको बताऊं, आपकी न्यूट्रोफिल है, आपकी न्यूट्रोफिल है और आपकी मोनोसाइट है, जिसको आप मैक्रोफेज भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मैक्रोफेज। तो आपकी जो न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है, ये कोशिका नहीं है, WBC की कोशिका नहीं है, ये बोलिए, नहीं है क्या WBC की कोशिका। और इनका क्या कार्य बताया था मैंने आपको 11th क्लास में, याद कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, है ना, बताया था ना। अरे न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ऐसी WBC हैं जो बक्षकाणु प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, मतलब किसी भी जीवाणु विषाणु को मारकर खा सकती हैं ये कोशिकाएं, ऐसी होती हैं। तो बताइए, ये कोशिका हैं और ये आपको जन्म से ही तो मिली है, WBC तो आपको जन्म से ही मिली है ना, और ये WBC के टाइप तो हैं। तो ये इनका क्या काम होता है कि जो भी जीवाणु, जो भी रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे ना, तो उनको ये मारकर खाने का काम करती हैं। तो बोलिए, अब हमारी सुरक्षा कौन कर रही है, कोशिका। तो ऐसे कोशिका जब हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं, तो मैं इस अवरोध को कोशिकीय अवरोध नहीं कह सकता क्या, बोलिए,
नहीं कह सकता क्या कोशिकीय अवरोध? क्यों? क्योंकि इसमें कोशिकाओं की भूमिका है हमारे शरीर को रोगों से बचाने में। कौन कौन सी कोशिका? न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, ये सारी कोशिकाएं। क्लियर? तो ये 3 प्रकार के अवरोध आपके क्लियर है। बोलिए सब की सब आपको जन्म से मिले हुए हैं। तो जन्मजात प्रतिरक्षा ऐसे बनती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि आप जन्म से क्या लेके आए हैं। ठीक है, अब पता चला आपको कि जन्मजात प्रतिरक्षा कौन है ना, जो हमें जन्म से मिलती है। कौन कौन? हमारी त्वचा, हमारी म्यूकस झिल्ली, हमारा आमाशय में अम्ल, आंसू, लार, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये कोशिकाएं, ये सब हमको जन्म से मिलती हैं और ये हमारी क्या करती हैं? रोग जनकों से सुरक्षा करती हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के अलग अलग अवरोध बनाते हैं। त्वचा और म्यूकस झिल्ली बनाती है शारीरिक अवरोध, अम्ल और लार और ये आंसू बनाते हैं कार्यकीय अवरोध, और ये जो कोशिकाएं वो कोशिकीय अवरोध बनाती हैं। अब ये साइटोकाइन अवरोध क्या है? सुनिए, साइटोकाइन, इसमें क्या होता है कि यदि किसी कोशिका को कोई विषाणु संक्रमित कर देता है ना, विषाणु, ध्यान से सुनना, मान लीजिए ये जनरल कोशिका है ना। अच्छा, एनसीईआरटी जनरल कोशिका के एक नाम देती है, प्रसामान्य कोशिका। आप कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल कोशिका को हम प्रसामान्य कोशिका के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रसामान्य कोशिका। तो साइटोकाइन रोध में क्या होता है भाई? ये आपकी एक नॉर्मल सेल है। अब इस नॉर्मल सेल को मान लीजिए किसी विषाणु ने संक्रमित कर दिया। किसने संक्रमित कर दिया? विषाणु ने। तो ये विषाणु से संक्रमित जो कोशिका है ना, एक प्रकार का प्रोटीन स्रावित करती है, और जिस प्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन। क्या नाम है? इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन नाम की प्रोटीन पता है क्या करती है? ये अदर सामान्य कोशिकाओं के पास जाती है और उन्हें आगाह कर देती है और वे विषाणु के संक्रमण से बच जाती हैं। ठीक है, तो ये इंटरफेरॉन भी क्या है? मतलब कोशिका ही तो बना रही है, और कोशिका तो हमें जन्म से मिली है। ठीक है, तो ये ऐसे हमें रोगों से बचाती है। तो इस प्रकार के 4 अवरोधक आपकी बॉडी में जन्मजात प्रतिरक्षा का निर्माण करते हैं। तो ये है आपकी कंप्लीट जन्मजात प्रतिरक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का। ठीक है, जन्मजात प्रतिरक्षा के 4 अवरोधक आपको बताने। एक शारीरिक अवरोध है, एक कार्यकीय अवरोध है, एक कोशिकीय अवरोध होता है और एक साइटोकाइन अवरोध होता है। अब देखना आपको यह है कि कौन से अवरोध में कौन कौन कैसे भूमिका निभा रहा है। पढ़ो 2 मिनट फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे दिया है, अभी की अभी लर्न होना चाहिए, अभी की अभी बिल्कुल। छोराओ पढ़ ले करो लालाओ, कछु ना धरो इन बातन में। मन ना लगे भाई। कल में मैंने ये पहले दिनों 30 पन्ना पढ़ा है 1.5 घंटा में। आज 3-4 पन्ने पढ़ाई जाएगा, 3 पढ़ेगा वो भी धीरे। देख लिया भाई, एक एक पॉइंट मिला के देख लेना नोट्सों में। नोट्सों के पॉइंट चाहिए मुझे। एनसीईआरटी है, पॉइंट टू पॉइंट चल रही है बिल्कुल। ठीक है, एक भी शब्द छूटा समझो आपके नंबरों का जीवन चक्र टूटा। समझ के बात है? हाँ, तो एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों का कंप्लीट है। बोलिए, मैं इसको कंप्लीट समझूँ, आपके अवरोधक को है ना, बिल्कुल कंप्लीट समझूँ फटाफट से। चलिए, वैसे लाइव क्लास होती तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है ना, कोई बात नहीं, टाइम ही नहीं मिल पाता है ना। केमिस्ट्री के तो खूब चल रही है तुम्हारी लाइव क्लास। चलिए, हाँ भाई, तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है भाई बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, कि जो हमारी जन्मजात प्रतिरक्षा होती है ना, वो हमारी बॉडी में 4 प्रकार के अवरोधक बनाकर रहती है, और वो अवरोधक हमें बिल्कुल भी याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में, यानी कि एक्वायर्ड प्रतिरक्षा के बारे में। ठीक है भाई, उपार्जित प्रतिरक्षा,
तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, इसके बारे में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऐसी इम्यूनिटी जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के बाद प्राप्त हो वातावरण से, है ना, या जब हमें कोई डिजीज हो जाती है तब हम इसको ग्रहण करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। आप इसको स्पेसिफिक भी बोलते हैं, विशिष्ट भी बोलते हैं। रीजन क्योंकि ये एक पार्टिकुलरली एक स्पेशल पैथोजन पे ही काम करती है। पैथोजन मीन्स रोगजनक होता है, ठीक है। चलिए, तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें उपार्जित प्रतिरक्षा में उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है ना, वो आपकी दो प्रकार की है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि उपार्जित प्रतिरक्षा में मैंने पहले कुछ पॉइंट लिखाए हुए हैं नोट्सों में कि प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया लिखा हुआ है ना, वो क्या है सुनिए। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक विशेषता है स्मृति का गुण, मेमोरी। ये अपनी याददाश्त बना के रखती है, तब हमारी बॉडी में उपार्जित प्रतिरक्षा चलती है ना। अब इसमें दो प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं, देखो कैसे होती हैं। मान लीजिए मेरी बॉडी में किसी जीवाणु ने पहली बार एंट्री ली, ठीक है, पहली बार, तो पहली बार जब कोई भी रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है ना, तो जो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं वो सबसे पहले उसको पहचानती हैं। केवल उनको पता नहीं होता है कि ये हमारे लिए हानिकारक हैं या कैसे हैं, तो पहले उनको केवल पहचानती हैं। और ये जो क्रिया होती है ना, वो बिल्कुल धीमे होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि ये कौन है, ठीक है। तो पहली बार यदि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं किसी प्रतिजन के संपर्क में आती हैं, प्रतिजन आप किसी भी रोगजनक को बोल सकते हैं, ठीक है, संपर्क में आती हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रिया, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, अब हो बाई चांस हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद यही बैक्टीरिया वापस से तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रवेश करे, तो तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, उसकी याददाश्त बना के रखता है कि हाँ भाई ये तो वही है जो 2 साल पहले आक्रमण किया था इसने, ठीक है। तो उसको वो तुरंत पहचान कर क्या उस पर तेजी से अटैक करती हैं और उसको नष्ट कर देती हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रिया। तो दो प्रकार की अनुक्रियाएं होती हैं इसमें, एक प्राथमिक अनुक्रिया, एक द्वितीयक। प्राथमिक अनुक्रिया क्या है, जब प्रतिरक्षा तंत्र का किसी भी रोगाणु से पहली बार संपर्क हो, उसे तो बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रिया। और जब उसी से दोबारा हो जाए तो उसे द्वितीयक अनुक्रिया बोलते हैं। और द्वितीयक अनुक्रिया में चलती है महाभारत, लड़ाई, मुठभेड़, जिसमें उसको मार गिराया जाता है, या आपका प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं मार गिराई जाती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये दो प्रकार की होती हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा को मैंने 2 भागों में बांटा, 2 प्रकार की बांटा। एक तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है भाई पैसिव इम्यूनिटी, है ना। एक्टिव को आप क्या बोलते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा, और पैसिव को आप क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। बहुत सिंपल है, छोटा सा कंसेप्ट है इसका केवल, है ना, कि सक्रिय प्रतिरक्षा तो क्या है और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। सुनिए क्या कंसेप्ट है, ध्यान सुनना। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है ना। सुनिए, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें परपोषी के अंदर ही किसी प्रतिजन के खिलाफ प्रतिरक्षियों का निर्माण हो, हम ऐसी प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, है ना। अब सुनिए कैसे समझ में आएगा, अब जरा ध्यान से सुनना। सपोज कीजिए आपने सुना है पोलियो रोग सुना है, पोलियो रोग। तो पोलियो रोग जो है ना, पोलियो रोग वो पोलियो नाम के वायरस के कारण होता है। पोलियो वायरस के कारण आपके बॉडी के अंदर पोलियो रोग हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आजकल हम पोलियो की 2 बूंद पीते हैं ना बचपन में 5 साल तक, और फिर हमें कभी भी पोलियो रोग नहीं होता, ठीक है। पता है क्या चीज़ है, यही सक्रिय प्रतिरक्षा है, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। क्या है ये, एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा। कैसे, अरे पोलियो विषाणु के खिलाफ जो एंटीबॉडी हैं, जो प्रतिरक्षी है ना, उनको आप खुद तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए होता क्या है कि ये पोलियो की दवाई है साहब, पोलियो की दवाई। इस पोलियो की दवाई में पता है क्या किया जाता है, जो पोलियो वायरस होता है ना, पोलियो वायरस,
उसको या तो मृत कर दिया जाता है या उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, निष्क्रिय तो कुछ भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने पोलियो वायरस को निष्क्रिय कर दिया, है ना, और उस निष्क्रिय पोलियो वायरस को डाल दिया किस में, आपने अपनी दवाई में, पोलियो की दवाई में डाल दिया। ठीक है, अब पता है क्या हुआ, अब सुनना, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की पता है क्या विशेषता होती है कि यदि कोई नई कोशिका हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करे ना, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ तुरंत क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है और उसको मारने का कार्य करता है। ये काम होता है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का। ठीक है, तो हुआ क्या कि आपको जिस वायरस से पोलियो होता था, मान लीजिए पोलियो वायरस, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पोलियो वायरस को मृत करके डाल दिया। ये साहब मरा हुआ पोलियो वायरस पड़ा हुआ है पीले रंग का, है ना, इसकी डेड बॉडी पीले रंग की हो चुकी है ना भाई, ये मृत वायरस पड़ा हुआ है। आपने इस बूंद को लिया अपनी बॉडी के अंदर, आपको पोलियो की दवाई पिलाई गई, बड़े शौक में आप पी जाते हैं, तो आप जो दवाई पीते हैं ना, उस दवाई में मृत पोलियो वायरस होता है या निष्क्रिय पोलियो वायरस। अब जरा ध्यान सुनना भाई, आप छोटे से थे, जब आपने पोलियो ड्रॉप ली तो आपकी बॉडी के अंदर कौन गया, बोलियो, पोलियो वायरस गया ना। अब ये जो पोलियो वायरस है ना, वो कैसा है, वो निष्क्रिय वायरस है, यानी कि मरा हुआ वायरस है। अब जब ये मरा हुआ वायरस है या निष्क्रिय वायरस है, तो आपको रोग तो फैला नहीं सकता क्योंकि ये निष्क्रिय है, लेकिन ये क्या काम करवा जाता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र तो इसको पहचानता है ना, अरे ये तो पोलियो वायरस है, ये तो हमें पोलियो कर देगा, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पता है क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है, प्रतिरक्षी अणु बना लेता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक बात मुझे बताओ, पोलियो वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षी बन गए, आपको जन्म से तो नहीं मिले थे ना ये प्रतिरक्षी, कहाँ बनाए आपने, जन्म के बाद बनाए, और किसने बनाए, आप बोलेंगे सर हमारी बॉडी ने खुद ने बनाए। समझ में आ गई बात, किसके खिलाफ बनाए, पोलियो वायरस के खिलाफ, तो इसी को तो सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब परिभाषा बोल रहा हूं मैं, अब सुनना आप, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें परपोषी के शरीर में, परपोषी मतलब हम, परपोषी के शरीर में उस प्रतिजन के खिलाफ, प्रतिजन मतलब कोई भी रोगजनक हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, उस प्रतिजन के खिलाफ यदि प्रतिरक्षी आपकी बॉडी की ही अंदर बने, शरीर के ही अंदर बने, तो आप ऐसी प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं, बोलिए, सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। अरे भाई, आपने पोलियो वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाई है ना, वो आपने खुद ने तैयार की हैं, आपके शरीर ने खुद ने तैयार की हैं और करवाई गई हैं वो कृत्रिम तरीका से। ठीक है, क्योंकि हमने निष्क्रिय करके इसको प्रवेश कराया है आपकी बॉडी में। तो ऐसी प्रतिरक्षा को क्या बोला जाता है, बोलिए, सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गई डेफिनेशन। अब सुनिए, ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है ना, सक्रिय प्रतिरक्षा के पॉइंट क्या हैं, बोलिए। पहला पॉइंट मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो प्रतिरक्षी होते हैं ना, प्रतिरक्षी, वो कहां बनते हैं भाई, स्वयं शरीर के अंदर बनाए जाते। क्लियर, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो प्रभाव है वो कैसे होता है, धीमे होता है, धीमे, बिल्कुल बहुत धीमे से इसका प्रभाव होगा, लेकिन कब तक चलेगा, लंबे समय तक चलता है, या लंबे समय तक ये प्रतिरक्षा प्रभावी रहती है। अरे आप पोलियो की दवाई 5 साल तक पीते हैं और आजीवन आपको पोलियो नहीं होता, तो इसका प्रभाव कब तक रहता है, लंबे समय तक, लेकिन गति कैसी है, धीमी। क्लियर, और इसके ना कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता, किससे, सक्रिय प्रतिरक्षा से। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल आपको पता ही है, जितने भी आपके टीके लगे गए ना, टीके, अरे ये जो आजकल कोरोना वैक्सीन का टीका लगा है ना, क्या है ये, सक्रिय प्रतिरक्षा है। ये क्या है, ये एक्टिव इम्यूनिटी है। जो कोविड की जो वैक्सीन लग रही है ना, जो वैक्सीन लगी ना, वो सब सक्रिय प्रतिरक्षा है, क्योंकि आप खुद इसकी प्रति एंटीबॉडी बना रहे हैं, आपकी बॉडी इनके खिलाफ एंटीबॉडी बना रही है। ठीक है,
चलिए, तो ये सक्रिय प्रतिरक्षा क्लियर समझू। अब बात कर लेते हैं इन कंपेरिजन में निष्क्रिय प्रतिरक्षा के। अब निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें ऑलरेडी तैयार प्रतिरक्षियों को, ऑलरेडी तैयार प्रतिरक्षी आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं। बोलिए दोनों में अंतर है कि नहीं? एक बात मुझे बताओ, दोनों इम्यूनिटी में अंतर है ना? सक्रिय प्रतिरक्षा में तो एंटीबॉडी कहाँ बनते हैं? आपके स्वयं के शरीर के अंदर बनते हैं, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में ऑलरेडी तैयार एंटीबॉडी को आपके अंदर प्रवेश कराया जाता है। अरे आप जब भी बीमार होते हैं ना, मान लीजिए आपको टाइफाइड हो गया, मोती जरा हो गया, तो टाइफाइड हो जाता है तो पता है आप क्या करते हैं? आप इंजेक्शन लेते हैं, और इंजेक्शन जैसे ही लगता है आप 2-3 दिन में तुरंत सही हो जाते हैं, होते हैं ना? अरे टाइफी जीवाणु आपकी बॉडी के अंदर है, आपको टाइफाइड हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन लगाता है, और उस इंजेक्शन में पता है क्या होता है? ऑलरेडी तैयार एंटीबॉडी होती है, किसके खिलाफ? टाइफी जीवाणु के खिलाफ। समझ गए अब बात है? तो अब वो इंजेक्शन जैसी आपकी लगेगा ना, तो तैयार एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर जाएंगी और उस पर तुरंत अटैक कर देंगी, और बस कहानी खत्म उसकी। अब अंतर समझ में आ गया दोनों का? तो इसमें ऑलरेडी तैयार प्रतिरक्षी अंदर प्रवेश कराई जाती हैं। अब इसका जो प्रभाव है ना, बोलिए वो तीव्र होता है ना, बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाती है ना, लेकिन प्रभावी कब तक है? कम समय तक। ऐसा तो नहीं है ना एक बार आपने टाइफाइड का इंजेक्शन लगवा लिया और बस साहब गई ना 15-20 साल या आजीवन, ऐसा तो नहीं होता ना। हो सकता है 5-6 महीने बाद फिर टाइफाइड हो जाए आपके, ठीक है? तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा कब तक प्रभावी है? कम समय तक प्रभावी है। प्रभाव कैसा है इसका? मतलब कार्य कैसा करती है? तीव्र करती है। और इसके साइड इफेक्ट होना तो स्वाभाविक है भाई, क्योंकि आप इसको ना किसी जीव के अंदर बनाते हैं, किसी दूसरे एनिमल के अंदर बनाते हैं, इस एंटीबॉडी को साइड इफेक्ट होते हैं। अब इसके मोस्ट वन एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, आप जितने भी इंजेक्शन लेते हैं, मान लीजिए एंटीवीनोम आप ले रहे हैं, जब भी आपको सांप खा जाता है ना, सर्पदंश, तो आप उसके लिए एंटीवीनोम लेते हैं। आप कोई भी, जैसे कोई भी बीमारी हो जाए उसके खिलाफ जो भी इंजेक्शन लेते हैं, है ना। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माँ का जो दुग्ध होता है ना, कोलोस्ट्रम, प्रथम स्तन्य या खीस जिसको बोलते हैं, उसमें एंटीबॉडी होती है IgA। कौन होती है? IgA। एक बात मुझे बताओ, माँ का दुग्ध जब कोई शिशु पीता है, स्तनपान करता है, तो माँ की बॉडी के अंदर से एंटीबॉडी जाते हैं बच्चे के अंदर, तो बच्चे को तो तैयार एंटीबॉडी मिल रहे ना। और मैंने क्या कहा? यदि आपको ऑलरेडी तैयार एंटीबॉडी मिले ना, तो आप उसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो माँ के द्वारा बच्चे को IgA एंटीबॉडी प्रोवाइड करना भी एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का क्या है? एग्जाम्पल है। और कैसी? प्राकृतिक। जबकि ये कैसी है? कृत्रिम है। ये भी और डीपली यदि मैं आपको ले चलूँ, ठीक है, IgA का प्रोवाइड होना निष्क्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल है। तो अब आप इनमें ना, अब सुनिए मैंने इनको क्यों पॉइंट आउट किया है, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताओ, तो आपको 4 अंतर मिल जाएंगे, यही आपको लिखने 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे कि इसमें प्रतिरक्षी शरीर के अंदर बनते हैं, इसमें ऑलरेडी तैयार प्रतिरक्षी प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसका प्रभाव धीमे लेकिन लंबे समय तक प्रभावी है, इसका प्रभाव तीव्र लेकिन कम समय तक प्रभावी है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। फिर चौथे नंबर में इसका एग्जाम्पल लिखो और इसका एग्जाम्पल लिखो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट है 2 नंबर का। फ्री के नंबर हैं, फ्री के नंबर मिले हैं बायोलॉजी में, बट रहे हैं बट, ठीक है। रायमंड बाँच रहा हूँ मैं और पंजीरी ले रहे हो आप, 2-2 नंबर की, 4-4 नंबर की, ठीक है। रट जाओ, रटो तो मत, याद करो, समझना है, ये रटली नहीं जाती साइंस, ठीक है। पढ़ो भाई। देखो एक बार सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा को फटाफट से देख जाइए, फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तैयार कर रहा हूँ अपने आप को। कितने क्वेश्चन, कितना टाइम है वो? 5-10 के आसपास हो चुके हैं, और है 15-20 मिनट है। 1.5 घंटा। पुकार रहे हैं, कर रही है सर।
दो प्रकार है तो ये है ना, स्लो बोलूँ मैं तो, चलो बोल रहे स्लो बोल। याद हो गया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आजकल आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। एक क्वेश्चन हुआ कि जो अपनी इन्नेट इम्यूनिटी होती है उसके 4 प्रकार के अवरोधक होते हैं, है ना, 4 प्रकार के शारीरिक अवरोध होते हैं, वो हमने देख लिए। शारीरिक अवरोध है, कार्य की अवरोध है, वगैरह वगैरह, ठीक है, साइटोकाइन अवरोध है, ये सारे हमने देख लिए ना। फिर हमने देखा कि भाई हमारी जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा ये 2 प्रकार की होती है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय, यानी कि एक एक्टिव और एक पैसिव, एक्टिव और पैसिव। क्लियर है टॉपिक? तो इसमें आप समझ गए ना एक्टिव और पैसिव किसको बोलते हैं, आपको पता चल गया ना किसको बोलेंगे, कि यदि आपकी बॉडी खुद किसी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाए तो आप उसको एक्टिव बोलते हैं, और यदि बाहर से तैयार एंटीबॉडी आपको दिए जा रहे हैं तो आप उसको पैसिव बोलते हैं, ठीक है, ये मेन अंतर है इसमें। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके लिए 2-2 नंबर के एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करें क्या, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है आपका सिलेबस। यदि आप रेगुलर पढ़ते रहे ना इनको, मतलब जितना कराया जाता है उतना ही आप पढ़ लेना, तो आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आप पे वजन तो बढ़ता ही जाएगा भाई, है ना। चलिए अभी जैसे 2 क्वेश्चन की बात हुई है इंपॉर्टेंट तरीका से ना, एक तो जन्मजात प्रतिरक्षा के 4 अवरोध की बात कर ली, और एक हमने बात कर ली भाई हमारी जो उपार्जित प्रतिरक्षा उसके 2 प्रकार। मतलब आपको तो इससे मतलब नहीं है किसके प्रकार हैं, आप तो यूँ याद रखिए सक्रिय प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा अनुक्रिया की, जो हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा है ना वो कैसे अपना कार्य करती है ना, तो कैसे अपना कार्य करती है, 1 मिनट रुको रहे। तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ना वो 2 प्रकार से अपना कार्य करती है हमारी बॉडी में, 2 माध्यम से, है ना, सुनना सिंपल है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। एक तो है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं CMI, है ना, CMI, और दूसरी है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ठीक है। बात सुनिए, जो अपनी उपार्जित प्रतिरक्षा होती है ना वो 2 प्रकार की अनुक्रिया करके हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र बनाने में मदद करती है ना, या प्रतिरक्षा तंत्र में सहायता करती है। एक तो है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा, मतलब ऐसी प्रतिरक्षा जो किसी कोशिका के माध्यम से ही संपन्न होगी, ठीक है, और एक ऐसी प्रतिरक्षा जो किसी तरल पदार्थ के माध्यम से संपन्न होती है। बहुत सिंपल है, अरे सिंपल सा है, मतलब एक तो हमारी बॉडी में ऐसी प्रतिरक्षा होगी जो कोशिका के माध्यम से संपन्न होती है, कोशिका के माध्यम से, और एक ऐसी होती है जो किसी तरल माध्यम से संपन्न होती है, तरल माध्यम से, ठीक है। अब कैसे, सुनिए, आपने नाम सुना है ना हमारे पास 2 प्रकार की लसिकाणु हैं, एक होती है T लसिकाणु और एक होती है B लसिकाणु, है ना, और हमने ये भी सुना है कि T लसिकाणु और B लसिकाणु ही हमारी बॉडी में मुख्य रूप से क्या बनाती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र, सुना है ना हमने। अब आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र कैसे बनाती है, ठीक है। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा ये समझना है कि एक तो है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा और एक है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, तरल माध्यित प्रतिरक्षा भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब एक तो ऐसी प्रतिरक्षा है हमारे शरीर में बनती है जो किसी कोशिका के माध्यम से संपन्न होगी या जिसमें किसी कोशिका का रोल होगा,
और एक ऐसी प्रतिरक्षा बनती है जिसमें किसी तरल पदार्थ का रोल होता है। इतनी सी बात है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कोशिका माध्यम की, है ना, समझते हुए चलना। इसमें क्या होता है, इसमें तो भाग लेती है टी लसिकाणु। कौन? टी लसिकाणु। और जो तरल माध्यम होती है ना, इसमें भाग लेती है बी लसिकाणु। एक तो ये अंतर आपको समझ लेना है। कौन सा? कि कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा तो बनाती है टी लसिकाणु और तरल प्रतिरक्षा माध्यम बनाती है बी लसिकाणु। अब ये कैसे बनाती है सुनिए। मान लीजिए कोई भी प्रतिजन है, ये प्रतिजन है, प्रतिजन आप किसी भी रोगाणु को बोल सकते हैं। जब भी कोई प्रतिजन इस टी लसिकाणु के संपर्क में आता है, टी लिम्फोसाइट के, तो ये टी लिम्फोसाइट क्या करती है, अपनी टी सहायक कोशिका, एक तो होती है टी हेल्पर, टी सहायक कोशिका में वृद्धि कर देती है। और ये टी सहायक कोशिका पता है क्या करती हैं, ये टी सहायक कोशिका ना साइटोटॉक्सिक, जिसको आप विष या किलर कोशिका कह सकते हैं, टी मारक कोशिका कह दो या टी विष कोशिका कह दो, इन कोशिकाओं को आदेश देती है और ये कोशिका जाकर किसको नष्ट कर देती हैं, प्रतिजन को। और नष्ट करने के लिए एक पदार्थ का श्रावण करती हैं, परफोरिन का, है ना। तो ये परफोरिन नाम का पदार्थ एक टॉक्सिन है जो इसके द्वारा स्रावित किया जाता है और ये परफोरिन पदार्थ क्या करता है, इस रोगाणु को मार देता है। अब एक बात बताओ, रोगाणु मर गया, प्रतिरक्षा बन गई हमारी बॉडी में। अब इस प्रतिरक्षा को बनाया किसने, एक कोशिका ने। कौन सी कोशिका ने? टी लिम्फोसाइट ने, ठीक है, टी लसिकाणु ने। तो ये जो प्रतिरक्षा तंत्र बना है या ये प्रतिरक्षा कंप्लीट हुई है, वो किसके माध्यम से संपन्न हुई है बोलिए? आप बोलेंगे सर ये टी लसिकाणु यानी कि कोशिका के माध्यम से संपन्न हुई है, तो हम उसको बोल देंगे कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा। इतनी सी बात है केवल। अब आप पढ़ के देखना, यही मैटर आपको मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं तरल प्रतिरक्षा की। अब हुआ क्या कि अब मान लीजिए कोई भी प्रतिजन, कोई भी एंटीजन अब किसके संपर्क में आया भाई, ये कोई प्रतिजन है, ये कोई प्रतिजन है जो किसके संपर्क में आया, बी लसिकाणु के संपर्क में आया। किसके संपर्क में आया? बी लसिकाणु के, ठीक है। तो बी लसिकाणु पता है क्या करता है, बी लसिकाणु एक प्रतिरक्षी अणु बनाता है। सुनना मेरी बात को, प्रतिरक्षी अणु बनाता है यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स बनाता है, इम्यूनोग्लोबिन्स। और ये इम्यूनोग्लोबिन्स है ना, प्रतिरक्षी अणु, ये हमारी प्लाज्मा में और हमारी लसिका में तैरता हुआ प्रतिरक्षी अणु बनाया किसने? बी लिम्फोसाइट ने। और ये प्रतिरक्षी अणु प्लाज्मा और लसिका में तैरता हुआ जाता है और फिर इस प्रतिजन को पकड़ लेता है और फिर उसको मरवाता है। खुद नहीं मारता, इसको मरवाता है, लेकिन इसको पकड़ता है। तो इसको मरवाने में भी सहायता कर रहा है ना प्रतिरक्षी अणु। अब एक पॉइंट सुनना मेरी बात, इन दोनों में एक डिफरेंट है। सुनो, प्रतिजन को टी लसिकाणु भी मार रहा है, प्रतिजन को बी लसिकाणु भी मार रहा है, लेकिन दोनों के कार्यों में थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? टी लसिकाणु तो खुद ही उसको मार देता है, तो ये तो कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा तंत्र संपन्न हो गया। लेकिन यदि कोई प्रतिजन बी लसिकाणु के संपर्क में आ जाए ना, बी लिम्फोसाइट के संपर्क में, तो बी लिम्फोसाइट एक प्रतिरक्षी अणु बनाता है और ये प्रतिरक्षी अणु प्लाज्मा या लसिका में तैरता हुआ। अब एक बात मुझे बताओ, प्लाज्मा और लसिका या रक्त जो है वो तरल है ना, तरल, तो एक तरल माध्यम से ये जा रहा है ना किसके पास? प्रतिजन के पास, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा में किसकी भूमिका है बोलिए? तरल पदार्थ की, ठीक है। अब तरल पदार्थ की मेन भूमिका पता है क्या है, कि जो प्लाज्मा है, लसिका है या रक्त है ना, उसमें कौन तैर कर जाता है? प्रतिरक्षी अणु। और ये तैर कर पहुंचता है किसके पास? किसके पास पहुंचता है बोलिए? प्रतिजन के पास, और इसको नष्ट कर देता है। समझ में आ गई बात? तो ये प्रतिरक्षा तो केवल कोशिका के ही माध्यम से संपन्न हो रही है, तो हम इसको तो बोल सकते हैं कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा। जबकि ये क्रिया
यदि बी लसिकाणु से संपन्न होती है ना तो वो एक तरल माध्यम से संपन्न होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं तरल माध्यित प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? तरल माध्यित प्रतिरक्षा बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कोशिका माध्यित और तरल माध्यित। दिमाग ही नहीं लगाना, अरे सिंपल है यार। यदि कोशिका के माध्यम से प्रतिरक्षा तंत्र कंप्लीट हो रहा है तो कोशिका माध्यित, यदि तरल के माध्यम से हो रहा है तो तरल माध्यित। अब देखना ये कैसे कि कोशिका माध्यित में तो टी कोशिकाओं की भूमिका होती है, वो टी हेल्पर टी साइटोटॉक्सिक बनाएंगे और उसको मरवाने का काम करेंगे, जबकि बी लसिकाणु क्या करती हैं? प्रतिरक्षी अणु बनाती हैं, फिर उसको प्लाज्मा वगैरह में तैरा कर ये प्रतिजन को मारने का कार्य करती हैं। तो ये तरल माध्यित प्रतिरक्षा है। पढ़ के देखो 2 मिनट। जब मैं कहूँ ना पढ़ने की तो नोट्सों में रिवाइज किया करो, प्रत्येक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा तुरंत। एक एक पॉइंट उसी हिसाब से लिखता हूं मैं, चुन चुन के पॉइंट लिखता हूं आपके लिए। देखो 2 मिनट देखो इसको फटाफट। हो गया? सिंपल है ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है ना। आराम से कर लेंगे ना इसको कि भाई ये प्रतिरक्षा अनुक्रिया मतलब कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा क्या है, तरल माध्यित प्रतिरक्षा क्या है। चलिए मिटा दूं? अब मैं कल आपको इसकी जो प्रक्रिया है ना, किसकी, कि भाई ये बी लसिकाणु और टी लसिकाणु हमारी बॉडी में आखिर कैसे कार्य करती है, इस टॉपिक को मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं? कल बताऊंगा आपको कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। ठीक है, एक इसका इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कल, है ना भाई। आज कराऊंगा तो और टॉपिक रह जाएगा, तो कल हल्का टॉपिक है कल का जो है, तो उसके साथ इसको मैं ऐड करूंगा। ठीक है, अलग से कंसेप्ट अलग से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपके बोर्ड एग्जाम से, आपकी नॉलेज के लिए है वो केवल। ठीक है, चलिए अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिरक्षी अणु की संरचना। अब इसका चित्र आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ तो इम्पोर्टेंट है। प्रतिरक्षी अणु का चित्र आप जानते हैं प्रतिरक्षी अणु क्या होता है? प्रतिरक्षी अणु वो होता है जो प्रतिजन को बांध लेता है, मतलब उसको जकड़ लेता है, और कोई भी हमारी कोश का आकर उसको क्या कर देती है? मार देती है। ठीक है, और जो प्रतिरक्षी अणु है ना उसको बनवाता कौन है? बी लिम्फोसाइट, बी लसिकाणु। तो हम देखते हैं इसकी संरचना। किताब में डायग्राम बना हुआ है, आपको बुक में से डायग्राम बनाना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ उस डायग्राम को बनाना। अरे बहुत सिंपल सा है, उसको में क्या सीखेंगे आप, सुनिए। इसमें 4 श्रृंखलाएं होती हैं, बता दूंगा आपको। आपने शायद 10th क्लास में भी था ये, है ना, 10th क्लास में भी था।
नॉर्मल सा तो डायग्राम है। ठीक है, चलिए आप सभी जानते हैं इस डायग्राम के बारे में। सुनिए भाई, देखिए एक प्रतिरक्षी अणु के चित्र की यदि हम बात करें तो इस प्रतिरक्षी में क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं, है ना। डायग्राम यदि हम पे बनाना आता है ना तो हम इसकी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, 1 श्रृंखला, 2 श्रृंखला, 3 श्रृंखला और 4 श्रृंखलाएं। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें से 2 श्रृंखलाएं होती हैं बड़ी, जिनको आप कहते हैं हैवी, क्योंकि इनका आणविक भार ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इनको तो मैं कह सकता हूं कि ये तो है H चेन, ये पूरी दिखाई दे रही है आपको बड़ी श्रृंखला है, इनको तुम बोलते हैं H चेन यानी कि हैवी श्रृंखला। और जो छोटी छोटी होती हैं 2, जो मैंने पीले कलर में ड्रॉ की हैं, आप इनको बोलते हैं L चेन, लाइट यानी कि हल्की श्रृंखला। ठीक है, तो हल्की श्रृंखला और भारी श्रृंखला को आप आराम से पहचान लेंगे ना, है ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, कि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें से 2 तो होती हैं हैवी चेन और 2 होती हैं लाइट चेन। ठीक है भाई, और चारों श्रृंखलाएं या आपस में डाई सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। कौन से बंध से, डाई सल्फाइड बंध इनके बीच में पाया जाता है, या डाई सल्फाइड बंध से ये जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, और इनका जो निचला भाग होता है ना, ये निचला भाग ये केवल और केवल किसके बना हुआ है, बोलिए H चेन से। बताओ, ऊपर लाइट चेन तो केवल ऊपर वाले भाग में, लाइट चेन तो केवल ऊपर वाले भाग में, तो आपका जो निचला पार्ट है ना वो केवल कौन सी श्रृंखलाओं का बना होता है, H चेन का बना होता है, ये H चेन ही तो है। ठीक है, और ये जो निचला भाग होता है ना ये स्थिर रहता है या अपरिवर्तनशील रहता है। मैं इसको कह सकता हूं कि भाई ये कैसा क्षेत्र है, ये स्थिर क्षेत्र है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जबकि ऊपर का जो पार्ट होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है इसमें कुछ स्थान होते हैं, इसमें कुछ स्थान होते हैं और इन स्थानों को बोलते हैं हम प्रतिजन संलग्न क्षेत्र। ये जो ऊपर इसके क्षेत्र पाए जा रहे हैं ना, इस स्थानों को बोलते हैं प्रतिजन संलग्न क्षेत्र। सुनिए, कल आपको मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा आपका। ठीक है, सुनिए, जो प्रतिरक्षी अणु होता है ना, प्रतिरक्षी, इसको आप इम्यूनोग्लोबिन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका इम्यूनोग्लोबिन नाम होता है, या हिंदी में आप प्रतिरक्षी अणु कह सकते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन का जो निचला सिरा है वो तो स्थिर रहता है या अपरिवर्तनशील होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होता। लेकिन उसका जो ऊपर का पार्ट होता है ना, उस पे ऐसे स्थान होते हैं जिनसे कौन जुड़ता है, प्रतिजन। प्रतिजन मीन्स आपका कोई भी रोगाणु, विषाणु, जीवाणु वगैरह, है ना, वो ऐसे जुड़ जाता है इससे। मान लीजिए इसमें ऐसे है, तो रोगाणु विषाणु क्या है, ऐसे इससे अटैच हो जाता है। ठीक है ना। और जो, तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रतिरक्षी अणु के ऊपर वाले पार्ट पर कौन से स्थान है, प्रतिजन से जुड़ने के स्थान होते हैं। तो ये प्रतिजन जुड़कर, या मैं इसको प्रतिजन संलग्न क्षेत्र कह सकता हूं। और जब यहाँ प्रतिजन जुड़ जाता है ना, तो प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपके प्रतिरक्षी अणु की संरचना है, कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल से टॉपिक है। एक बार आप उसका बुक में डायग्राम देखना, उसमें से बना लिया होगा शायद आपने। वो बनाना कितना ईजी है यार, ये श्रृंखला से नहीं बना सकते आप, क्या दिक्कत है इनमें, बोलिए। तो ये चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। चित्र देखकर ही आप इसकी संरचना को एक्सप्लेन कर सकें।
इसमें ये श्रृंखलाएं हैं, 2 लाइट हैं, 2 हैवी हैं, निचला सिरा हैवी से बना हुआ आता है, ये डाइसल्फाइड बंध से आपस में बंधी हुई होती हैं। ठीक है, ऐसे आपको बताना है। निचला भाग इसका स्थिर क्षेत्र होता है, ऊपर का भाग इसका अस्थिर होता है, जहाँ प्रतिजन जुड़ते हैं। समझ में आ गई? देखो लाला यार प्रतिरक्षी अणु संरचना एक बार ना जब वही तो परमिशन मिल गई। हाँ भाई देखना सही इसको, संरचना देखिए और इसको पढ़ना है ना, प्रत्येक पॉइंट कितना सिंपल है। देखो पढ़ के फटाफट, डायग्राम पे फोकस कीजिए। जिन्होंने नहीं बनाया है वो बुक में आप डायग्राम देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है, शायद चित्र 8.4 होगा ना, 8.4 चित्र है आपकी एनसीईआरटी में, तो वो डायग्राम आपको बनाना है। ये प्रतिरक्षी अणु का चित्र पूछ लिया गया है एग्जाम में, 1 नंबर का पूछा जाता है भाई, ये देखना है आपको। देख लिया? चलिए अब सुनो, ये आपके प्रतिरक्षी अणु का चित्र भी कंप्लीट हो गया है ना, और इसकी संरचना भी हम देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। अरे इम्पोर्टेंट तो हर टॉपिक है भाई, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, है ना। अरे इम्पोर्टेंट होता नहीं तो बुक में क्यों आता वो फिर? ये तो सब कहने सुनने की बात है कि ये इम्पोर्टेंट है और वो इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट हैं, सबको पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए इससे ना ज़्यादा अच्छा साफ होता है ये कपड़े से, डस्टर से नहीं होता ये। हंसा मत करो यार आप। सुनिए भाई, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, प्रतिरक्षी अणु का चित्र आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी देखो, प्रतिरक्षी अणु को ना आप इम्यूनोग्लोबिन्स कह सकते हैं, ग्लोब्युलिन्स कह सकते हैं, कहीं आप कन्फ्यूज मत हो जाना। वो ये क्वेश्चन देते कि ग्लोब्युलिन्स का चित्र बनाइए, प्रतिरक्षी अणु का बनाइए, इम्यूनोग्लोबिन्स का, एक ही बात है। ठीक है, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो हैं जो हमारे लिए प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करती हैं। कैसे करती हैं कल एक्सप्लेन करूँगा आपको बहुत अच्छे तरीके से ना। चलिए अब सुनिए, इम्यूनोग्लोबिन जो है ना वो 5 प्रकार की होती हैं भाई। एक होती है IgA, IgD, IgM एंड IgE। ये भी आपको याद रखना है। जो प्रतिरक्षी अणु है ना, इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, वो टोटल हमारी बॉडी में कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की होती हैं। बोलिए कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। एक होती है IgA, एक होती है IgD, एक होती है IgG, एक होती है IgM और एक होती है IgE। तो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो IgA होती है, ये तो आपको पता ही है कि माँ के दुग्ध में पाई जाती है, माँ के दुग्ध में पाई जाती है, और बच्चे को कैसी प्रतिरक्षा प्रदान करती है? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कैसी? निष्क्रिय। अब IgD का कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाएगा, वैसे बी लक्षणाणु को एक्टिवेट करेगी। अब ये जो IgG है ना, IgG, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी वो है जो प्लेसेंटा को पार करके जाती है। तो IgG नाम की एक वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में चली जाती है और वहाँ उसको निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस में प्लेसेंटा को पार करने की क्षमता होती है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन G में होती है। ठीक है, अब IgM से क्या क्वेश्चन बनता है?
कि सबसे बड़े आकार की इम्यूनोग्लोबिन कौन सी है? तो ये सबसे बड़े आकार की इम्यूनोग्लोबिन है। कौन सी? IgM। कौन सी बोलिए? IgM। ये सबसे बड़े आकार की इम्यूनोग्लोबिन्स होती है। और जो IgE है ना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये IgE काम आती है एलर्जी में। किस में काम आती है? एलर्जी में। कल का टॉपिक है अपना एलर्जी, कल हम एलर्जी को पढ़ेंगे। तो उस एलर्जी के विरुद्ध काम करती है इम्यूनोग्लोबिन E। या जब एलर्जी उत्पन्न हो जाती है ना हमारी बॉडी में, एलर्जी उत्पन्न हो जाती है तो कौन सी इम्यूनोग्लोबिन्स बनेगी? बोलिए। IgE बनती है। क्या बनती है भाई? IgE बनती है। ठीक है, क्लियर है टॉपिक? तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स के केवल प्रकार हैं आपके उसमें, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने आपको बता भी दिया इनके बारे में ना। ये 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन है जिनमें आपको IgA, IgG, IgM एंड IgE के कार्य आपको बता दिए जो आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है स्व प्रतिरक्षा। स्व प्रतिरक्षा हास रोग, जिसको आप ऑटो इम्यून डिजीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप उसको? ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये देखिए क्या है, सुनो मेरी बात, कि प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है ना, प्रतिरक्षा तंत्र, आपको पता है ना कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र आपकी मदद करता है ना, हमारी हेल्प करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई अज्ञात कारणों से या कोई आनुवांशिक कारणों से, या तो अज्ञात कारणों से या आनुवांशिक कारणों से क्या होता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी अपनी ही कोशिकाओं पर क्या कर देता है? हमला कर देता है। समझ में आई मेरी बात? क्या इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी मदद करता है। अच्छा, मैंने आपको ये 11वीं क्लास में भी बताया था, याद कीजिए, जब मैं आपको ग्रंथि पढ़ा रहा था, ग्रंथि है ना, हाँ, कौन सी अधिवृक्क वगैरह ऐसी कुछ ग्रंथि थी, तब मैं आपको पढ़ा रहा था ना थायराइड की आत्महत्या वाला हाशिमोटो रोग, याद कीजिए, थायराइड की आत्महत्या। ठीक है, जिसमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपनी ही कोशिकाओं को क्या है, अपनी ही कोशिकाओं को मारने लग जाता था, थायराइड ग्रंथि की कोशिकाओं को। ठीक है, जो हम टैबलेट लेते थे ना थायरोक्सिन के लिए, तो उसको वो पहचानने से इनकार कर देता था और उसको क्या है मानता था भाई? दुश्मन मानता था। ठीक है, तो स्व प्रतिरक्षा हास रोग क्या होता है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यदि कोई अज्ञात कारणों से या आनुवांशिक कारणों से यदि हमारे शरीर की कोशिकाओं पर ही अटैक कर दे, आक्रमण कर दे, ठीक है, तो उससे हमारे शरीर को क्या होती है? क्षति होती है और कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो उससे उत्पन्न जो रोग है ना, उन सभी को आप ऑटो इम्यून डिजीज बोलेंगे। और उनमें से एक डिजीज है जो आपकी NCERT में दिया हुआ है, आमबाती संधि शोथ। इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल एग्जाम्पल आपसे पूछ ले जाएगा, जिसको आप बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आमबाती संधिशोथ। अरे गठिया का नाम सुना है? गठिया वाय का, उसी को आप आमबाती संधिशोथ कहते हैं, जिसमें आपके जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, घुटने के जॉइंट जो होते हैं उनमें। ठीक है, तो आमबाती संधिशोथ डिजीज एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ठीक है, स्व प्रतिरक्षी रोग होता है जिसमें उस व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र है ना, वो अपनी ही शरीर की कोशिकाओं पर अटैक करने लग जाता है, और जो डिजीज उत्पन्न होती है हम उसको ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से जानने लग जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी आपके छोटे छोटे से टॉपिक हैं, शायद इसमें 1-2 और टॉपिक रह गया होगा। अब मैं सोच रहा हूँ उसको कल ही कर रहा हूँ, क्योंकि कल का जो अपना टॉपिक है ना, वो याद करने वाला ज़्यादा है, समझाने के लिए कम है। ड्रग और अल्कोहल पढ़ेंगे उसमें हम, है ना, ड्रग और अल्कोहल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब मैं आज के ही टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपके लिए।
ताकि आपको और ये क्लियर हो जाएगा। और कल बड़ी खुशी से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा भाई। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा यार, ये बहुत बड़ा चैप्टर था और पता नहीं 4 दिन में कैसे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आपका, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, टाइम मिल रहा है भाई, 1.5 घंटा बहुत होता है ना। चलिए सुनिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ आपके लिए। सुनिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई इम्यूनिटी क्या है। तो क्या होती है इम्यूनिटी, बोलिए। कि परपोषी के अंदर एक ऐसी क्षमता जो प्रतिरक्षा तंत्र से प्राप्त होती है और रोग जनकों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है या रोग जनकों को नष्ट करती है ना। हम उसको प्रतिरक्षा बोलते हैं। बोलिए प्रतिरक्षा कितने प्रकार की, आप बोलेंगे सर 2 प्रकार की। एक कौन सी, एक होती है साहब सहज प्रतिरक्षा, जिसको आप क्या बोलते हैं साहब, जन्मजात प्रतिरक्षा बोलते हैं। और एक होती है आपकी कौन सी प्रतिरक्षा, बोलिए उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो सबसे पहले हम सहज या जन्मजात की बात करेंगे, क्योंकि ये हमें जन्म से प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। और ये सभी के खिलाफ एक साथ कार्य करती है, तो हम इसको नॉन स्पेसिफिक या अविशिष्ट बोलते हैं। अब इसमें चार प्रकार के अवरोधक होते हैं। 4 प्रकार के क्या होते हैं, इसमें अवरोधक होते हैं। अब वो अवरोधक कौन कौन से, बोलिए। सबसे पहला होता है, आप बोलेंगे साहब सबसे पहला होता है शारीरिक, सेकंड होता है साहब कार्यकीय, है ना। थर्ड होता है साहब कौन सा, कोशिकीय। और नंबर 4 होता है साहब साइटोकाइन। तो ये 4 अवरोध होते हैं। शारीरिक अवरोध में बोलिए कौन कौन आएगा, आप बोलेंगे साहब इसमें त्वचा आती है और म्यूकस झिल्ली आती है। ठीक है, त्वचा और म्यूकस आती है ना। त्वचा क्या करती है, किसी भी रोगाणु को अब हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश नहीं करने देती। ठीक है, त्वचा का ये काम होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो एक प्रकार से अवरोध की तरह काम कर रही है ना। और हमारी जो आहार नाल है, हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमारा जनन मूत्र तंत्र पथ है, उसमें क्या है, श्लेष्मा होती है, चिकना होता है। तो यदि कोई बैक्टीरिया उसमें चला जाए ना, तो श्लेष्मा में फंस जाता है। और जब ये फंसता है ना, तो श्लेष्मा का जो आवरण है ना, वो लगातार नष्ट होता रहता है और बनता रहता है। तो जब वो नष्ट होता है, तो हमारे वेस्टेज मटेरियल में वो जाके और बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो त्वचा और म्यूकस झिल्ली शारीरिक अवरोध बनाती है हमारी बॉडी में। कार्य की अवरोध में आपका लालाओ आमाशय का तो अम्ल आएगा, एक आपकी लार आएगी जो आपके मुख में होती है, और एक आपके आंसू होते हैं। तो HCl तो खुद ही जीवाणु को मार देता है, लेकिन लार और आंसू में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम, वो जीवाणु को नष्ट करने के काम आता है। तो ये भी प्रतिरक्षा तंत्र में मदद करता है। कोशिकीय अवरोध में आपकी कोशिकाएं हैं, न्यूट्रोफिल है, मैक्रोफेज है, लसिकाणु वगैरह कोशिकाएं। ये कोशिकाएं हैं, तो ये मदद करती हैं, मतलब रोगाणु को मारती हैं, आपको पता ही है। साइटोकाइन में क्या हुआ था कि मान लीजिए यदि किसी कोशिका को विषाणु ने संक्रमित कर दिया, तो वो कोशिका एक इंटरफेरोन नाम की प्रोटीन स्रावित करती है, जो और नई कोशिकाओं को संक्रमित से बचाती है। तो ये ऐसे 4 प्रकार के क्या थे, अवरोध थे। फिर हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा की। तो उपार्जित प्रतिरक्षा को हमने 2 प्रकार में डिवाइड किया, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव तो मुझसे बोलते हैं जिसमें प्रतिरक्षी कहाँ बने, शरीर के अंदर बने, शरीर के अंदर। और पैसिव में क्या होता है भाई, बाहर से तैयार प्रतिरक्षी प्रोवाइड कराए जाते हैं पैसिव में। क्लियर है ना। इसकी जो गति है ना वो कम होती है, लेकिन प्रभाव कैसा होता है, लंबे समय तक होता है। जबकि पैसिव की गति तो होती है तीव्र, लेकिन प्रभाव कब तक रहता है, कम समय तक होता है। इसके साइड इफेक्ट नहीं हैं और इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका पोलियो है, टिटनेस वगैरह है, इनके टीके। और पैसिव की मैं बात करूं ना, तो पैसिव में आपके क्या आ जाएंगे, बोलिए, आपका एंटीबीनोम आ जाएगा जो सांप काटने पर लगाते हैं, और एक आपका IgA वाला एग्जाम्पल आ जाएगा। या जो भी बीमारी के खिलाफ आप इंजेक्शन लगवाते हैं ना, वो सब की सब आपके
पैसिव के अंदर हैं, पैसिव के अंतर्गत आएंगे। तो क्लियर, एक्टिव एंड पैसिव अंतर आएगा आपसे, तो आप आराम से कर लेंगे ना इसको अंतर। मैंने इसी प्रकार से उसको नोट में एडजस्ट किया है ना। उसके बाद इसमें दो प्रकार की अनुक्रियाएं हैं, एक तो कोशिका माध्यित अनुक्रिया और एक तरल माध्यित अनुक्रिया। तो कोशिका माध्यित अनुक्रिया में क्या है कि यह तो टी लसिकाणुओं द्वारा संपन्न है, जबकि तरल माध्यित कौन है, तरल माध्यित बी लसिकाणु द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, तो कोशिका माध्यित में आप क्या करेंगे कि जब भी कोई प्रतिजन टी के संपर्क में आता है तो वो टी सहायक कोशिका है ना, वो हमारी टी विषकोशिकाओं को आदेश देती है और टी विषकोशिका उनके पास जाकर उनको नष्ट कर देती है। चूंकि ये प्रतिरक्षा कोशिका के माध्यम से संपन्न है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा बोल सकते हैं। अरे कोशिका माध्यित माने माध्यम और प्रतिरक्षा माने प्रतिरक्षा, क्या दिक्कत है बोलिए इसमें। ठीक है, ऐसी मैं बात करूं तरल प्रतिरक्षा माध्यम की, तो उसमें क्या होता है कि तरल प्रतिरक्षा जो माध्यम है वो बी लसिकाणु के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा, बी लसिकाणु के द्वारा संपन्न होता है। उसमें क्या होता था कि यदि कोई एंटीजन बी लसिकाणु के संपर्क में आ जाता है तो वो क्या करता था, वो एक इम्यूनोग्लोबिन स्रावित करता था या एक ग्लोबुलिन स्रावित करता था। वो ग्लोबुलिन्स रक्त के माध्यम से या ऊतक द्रव्य के माध्यम से या लसिका के माध्यम से संचारित होकर प्रतिजन के पास जाता था और उसको नष्ट करता था। चूंकि ये ग्लोबुलिन्स हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है तो हम इसका नाम इम्यूनोग्लोबिन्स कह लेते हैं, है ना। और ये जो इम्यूनोग्लोबिन्स है ना वो किसके माध्यम से जाता है, तरल माध्यम से, तो हम इस प्रतिरक्षा को तरल माध्यित प्रतिरक्षा कह सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर हमने प्रतिरक्षी अणु की संरचना की बात करी। प्रतिरक्षी अणु में क्या है, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। सब की सब श्रृंखलाएं डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसकी आकृति देखने में कैसी लगती है, कैपिटल वाई आकृति होती है प्रतिरक्षी अणु की। जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो कैपिटल वाई जैसा दिखता है। अभी जो हमने डायग्राम बनाया वो कैपिटल वाई जैसा ही तो था, बिल्कुल था कि नहीं बताओ। क्लियर। उसमें जो इसका निचला भाग होता है वो स्थिर और अपरिवर्तनशील होता है ना, और जो ऊपर का भाग होता है ना उसमें प्रतिजन से जुड़ने के लिए स्थान होते हैं, अतः उन्हें हम प्रतिजन संलग्न स्थल बोलते हैं। और ये प्रतिजन को पहचान कर उससे बंध बनाता है। तो जब ये प्रतिजन इससे जुड़ जाता है ना तो संरचना को क्या बोलेंगे, प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र बोलेंगे। ऐसी इस प्रतिरक्षण की संरचना थी। उसके बाद हमने 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन्स देखी। कौन कौन सी इम्यूनोग्लोबिन्स आपकी बॉडी में बोलिए, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन एम एंड इम्यूनोग्लोबिन ई, ये होती है ना। उसके बाद आपने देखा स्व प्रतिरक्षा यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज। क्या देखा भाई, ऑटो इम्यून डिजीज। अब जो ये ऑटो इम्यून डिजीज है ना, ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें क्या होता है कि कोई आनुवांशिक या अज्ञात कारणों से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारी ही कोशिकाओं पर आक्रमण कर देता है, जिससे हमें बीमारियां क्षति हो जाती है। उसका एक एग्जाम्पल था आम बाती संधिशोथ यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये रिवीजन भी हो गया। बोलिए भाई, अब भी आपको याद नहीं हो तो ये आपकी गलती है ना, आपको अभी बिल्कुल लर्न कर लेना है। ठीक है, क्लियर समझूं मैं आपके इन टॉपिकों को। चलिए अब सुनो भाई, एक ज्ञान की बात और आपके काम की बात सुनिए। आपके 29, 30 और 31 इन 3 दिनों को टेस्ट हैं। अब जो GIS वाले बच्चे हैं उनको इन्फॉर्म हो जाएगी यदि होंगे तो उनके, और नहीं भी है ना तो भी आपको याद करना है। ठीक है, वैसे होंगे आपके, शायद आज कल में सूचना आ जाएगी आपको। ठीक है, तो समझ रहे हैं। अब सुनिए, बायोलॉजी में 8 चैप्टर हो जाएंगे, 8 तो हो ही गए, 28 तक का उसमें दिया हुआ है। सुनिए, तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक ही आपके टेस्ट में आएंगे। 1 से 6 तक कितने, चैप्टर 1 से लेकर कितने 6 तक। ठीक है, और उसमें ना आप स्पेशली
2 चैप्टर से 6 तक आप ज़्यादा याद करना, हालांकि एक को भी रिवाइज कर लेना, लेकिन इसका टेस्ट हो चुका था ना पहले, ठीक है। तो 1 से 6 पार्ट तक आपके टेस्ट आएंगे, 1 से 6 तक, ठीक है भाई। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों चैप्टर ना बोर्ड एग्जाम में 11 नंबर के हैं। 5वां चैप्टर 5 नंबर का और 6वां चैप्टर 6 नंबर का है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, एक एक पॉइंट को पढ़ लेना। किसी बच्चे को यदि दिक्कत है तो मेरे से फ़ोन पे व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को भेज सकता है, मैं उसका सॉल्व करा दूंगा, कोई भी टॉपिक है, ठीक है। या मुझे बोल देना एक दिन मैं वीडियो में कवर कर दूंगा, वैसे वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आप उसको एडजस्ट कर लेना, थोड़ी सी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन एक एक पॉइंट, एक एक शब्द मेरे नोट्सों का याद होना चाहिए आपके, एक एक नोट्सों का एक एक शब्द, एक एक डायग्राम आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है भाई, ओके। तो बाकी बातें करते हैं कल, और नोट्स वगैरह बनाते चलो साथ साथ में भाई। चेक करूंगा मैं ऑफलाइन, जब भी आप आएंगे ना, ऑफलाइन जब आएंगे आप, 1 सितंबर को खुल ही रहे हैं तो 1 सितंबर को सभी को आना है भाई। मोस्टली इनवाइट हैं आप, सबका निमंत्रण है। चूल का नोता है, चूल का नोता जानते हैं आप, गांव में आता है चूल का नोता, तो वही चूल का निमंत्रण है सभी के लिए 1 सितंबर को, ठीक है। आना और अपनी नोटबुक वगैरह साथ लाना, और डंडा तो मेरे पास ले ही आऊँगा मैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलिए बाकी बातें करते हैं कल।